निकालो, शीट निकालो। डेफिनेट की निकालो पहले ना। इसमें एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 26 से करना है स्टार्ट, है ना? तो 26 में कोई डाउट हो? 27 में कोई डाउट? 28, 29, वो 0 से 1 अलग कर दो और 1 से √π/2 अलग कर दो, है ना? तो 0 से 1 में तो वो जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, बाहर मॉड लगा हुआ उसमें ना। तो ये 0 से 1 तो अलग कर दिया हमने, तो ये इंटीग्रल पार्ट के अंदर है ना हमारे पास, शायद ये इंटीग्रल पार्ट है, इसके अंदर भी इंटीग्रल पार्ट है, और ये माइनस cos x शायद अलग लिखा हुआ है ना। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना cos x, और फिर वो dx तो आ ही जाएगा बाद में ना। ये फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे थे, dx प्लस फिर 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 π/2 अलग कर देंगे। तो ये दिस इज अगेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस cos x इंटीग्रल पार्ट dx, और ये जो वैल्यू आएगी इसमें मॉड लगा देंगे, ऐसे लिखा हुआ है वो ना। तो 0 से 1 में एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 0 से 1 हो गया, तो ये एग्जैक्ट 0 हो गया ना। तो दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस cos x। अब 0 से 1 में cos x क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो 0 से 1 में हो गया 0 से 1 -1 dx हो गया है। अब 1 से लेकर π/2 में ये एग्जैक्टली कितना हो गया? ये 1 से π/2 आया, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया? 1 आ गया, तो वो तो 1 हो गया, और वो cos x का cos x रहा। अब हम जानते हैं ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये 2 भी नहीं आ सकता। क्या पहली क्लास में नहीं आए थे क्या? इतना खुश होते हो यार। पढ़ने आया तो एकदम अलार्म तो बजना चाहिए ना, सोते रह जाओ आप। तो ये 1 माइनस cos x पर आ गए बनना। तो अभी हम जानते हैं ये नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये 1 से बड़ा हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि 1 से बड़ा होने के लिए जरूरी है कि x -1 से कम हो, मतलब x नेगेटिव हो जाए ना, और नेगेटिव होगा नहीं 0 से π/2 में। इसका मतलब ये इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 से तो 0 हो जाएगा, पर इससे वैल्यू आएगी -1, उसका मॉड लगा हुआ है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए 30 पे आ गए। 30 में को डाउट, तो 2 से 4 के बीच में बनेगा ये, है ना बस, क्योंकि डिफाइन ही 2 से 4 के बीच में है, क्योंकि उधर वाई स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, तो इसको नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, और नॉन नेगेटिव में एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है, तो वो नॉन नेगेटिव आना जरूरी है। तो एक्स 2 से 4 के बीच में ही होगा, तो ग्राफ 2 से 4 के बीच में बनेगा, और वाई स्क्वायर के कारण क्या है? वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैंने एक्स बराबर 2 लिखा, ग्राफ 2 से 4 के बीच में बनेगा, एक्स बराबर 2 लिखा तो 0 आ गया, एक्स बराबर 4 लिखा तो 0 आ गया, और 0 से 2 के बीच में वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, वह जितना ऊपर आएगा उतना नीचे आ जाएगा। बस डायग्राम उसका ऐसा ही बनेगा। अब ये मुझे इंटीग्रेट करना है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज 2 टाइम्स एंड 2 से लेकर 4, और वाई निकालना है मुझे अभी ना, क्योंकि लिमिट में एक्स की लगा रहा हूँ, और जब मैं वाई निकालूंगा ना, तो वाई में भी ऊपर वाली ब्रांच निकाल रहा हूँ, मतलब प्लस साइन लूंगा मैं स्क्वायर रूट के अंदर ना, तो उससे एक तो एक्स आ जाएगा, और एक स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और अपॉन 2 भी आएगा ना शायद, क्योंकि वो 4 था ना उधर, तो ये अपॉन 2 आ गया, इस 2 से 2 कट जाएगा, और दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, डबल डबल सब कर दिया हमने ना। अब ये इंटीग्रेट करना चैलेंज है ना, तो मेरे हिसाब से सिर्फ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक हो गया है, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना आता है हमें। दिस इज एल रूट क्वाड्रेटिक। क्या करते हैं? एल को एक्सप्रेस कर देते हैं ए इंटू डेरिवेटिव क्यू प्लस बी, और करते कुछ भी नहीं है, वो अपन मैनेज कर लेते हैं उसको ना, है ना। पर इसको इंटीग्रेट कर दो, हालांकि वो भी कर सकते हैं इसमें, एक्स इजिकल टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, उससे टाइम लगेगा लेकिन, क्योंकि वापस थीटा में लाना पड़ेगा आपको, पूरी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, और पूरा एक्सप्रेशन थीटा में लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब टाइम दिक्कत तो क्या, सवाल तो हो जाएगा, टाइम लग सकता है, तो बेटर तरीका यही फॉलो करो आप, बस फटाफट इसका डेरिवेटिव आगे बना दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर लेंगे मेरे हिसाब से ना। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आता है 6x, दिस इज
8x और माइनस 8x आएगा, कितना आएगा 4x 6x आएगा और माइनस का 8 आ जाएगा ना, 6x माइनस 8 प्लस 6x एंड माइनस 8, ये ऐसा आ जाएगा। तो बस इसको ऐसे तैयार कर लेंगे फटाफट, इसका डेरिवेटिव ये आ गया और हमें कितना चाहिए, हमें x चाहिए, तो माइनस का हाफ लिख दो, लेकिन माइनस का 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो प्लस का 3 लिख दो उसमें, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 आ जाएगा ये। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और यहाँ वापस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो क्या लिमिट रखेंगे ना, तो जीरो मैक्सिमम जीरो होते जाएंगे अपने आप ही, बस वो एक साइन इनवर्स वाला टर्म आएगा वो बचेगा हमारे पास है, तो उससे फटाफट निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 31 में को डाउट हो, 31 में को डाउट आ गया सबको। 31 में ये है कि उसको ब्रेक कर लो बस आप, है ना। अब देखो आंसर से मालूम पड़ रहा है अपने को ना, आंसर जो दिया हुआ है उस हिसाब से लेना है, और थोड़े ऑप्शन भी लिखे हुए हैं मेरे पास है ना। ऑप्शन में 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस चल रहा है ना, ये तो कुछ ऐड करना है या माइनस करना है ना, तो वो बस ऑप्शन को देखकर हम देख सकते हैं। हमारे पास 0 to a लिखा हुआ है वो, एंड दैट इज e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसका आंसर मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, आंसर इज 10e माइनस 9। अब हमें दे रखा है कि जो a की वैल्यू मुझे निकालनी, तो 10 प्लस है या वो 10 माइनस है, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको मैनेज करता हूं। अगर मान लो ये 2 होता, मान लो a बराबर 2 होता, 2 की तो बात ही नहीं करनी वैसे अपने को, 10 प्लस 10 माइनस की बात करनी है ना। तो जैसे अगर मान लो ये 10 मानते, अगर हम ये 10 होता तो मैं पीरियोडिक का कंसेप्ट लगा देता, फटाफट में 10 को बाहर निकाल लेता, 0 to 1 में वो e की पावर x बन जाता। तो आंसर क्या आता है, e की पावर 1 माइनस 1 10 इंटू e माइनस 1, यानी आंसर आता है 10e माइनस 10। तो अब हम चाहते हैं 10 के आसपास ही आंसर आएगा, तो 10e माइनस 10 तो बना दो उसमें फटाफट, 10e माइनस 10 बना दो उसमें। भाई इसी को रीराइट कर दिया मैंने, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10 इंटू e माइनस 1। ये अगर ये लिखा हुआ होता तो आंसर क्या होता, a बराबर 10 हो जाता है ना, समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं उसमें, मैंने इसको लिख लिया +1, इसको +1 लिख दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि आंसर इस एक्सप्रेशन का ये वाला है, तो बेसिकली a 10 से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 10 से कम होता तो फिर 9 होता वो, और 9 में फिर ये आंसर नहीं आता। अब यानी a 10 से बड़ा ही है, लेकिन a 11 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 11 होता तो आंसर क्या आता, 11 इंटू e माइनस 1 आंसर आता फिर ना। नहीं समझ में आ रहा। तो अब ये 10 से बड़ा है बस हल्का सा, अब 10 से बड़ा कितना है भाई पता नहीं है हमें ना। हमने मान लिया लेट a इज इक्वल टू 10 प्लस k, where k is less than 1 and greater than 0, ऐसे लिख दिया इसको। अब ये इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 0 से लेकर 10 प्लस k एंड e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। और इसको ब्रेक कर दूंगा इस इंटीग्रल को, 0 से 10 कर दूंगा और 10 से लेकर 10 प्लस k कर दूंगा, और nt से nt प्लस k, इससे में 0 से k, इससे में 0 से k, तो ये 0 से k आ जाएगा, ये 0 से k आ जाएगा। और ये तो हम जानते हैं इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू ई माइनस 1। मतलब मुझे ये इंटीग्रेट करना है ना, तो 0 से k में आ गया है ना। अब 0 से k में अगर ये है तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आ जाएगा x माइनस कितना आएगा, मैं उसको लिख सकता हूँ ना मैं, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर x बन जाएगा मतलब बस, तो e की पावर x बन गया dx, और e की पावर x को इंटीग्रेट कर दो तो e की पावर k माइनस 1, देयरफॉर दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो e की पावर k बराबर 2, तो k बराबर ln2, k इज ln2, तो 10 प्लस ln2 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 32 में को डाउट हो, ये कर चुके थे पहले शायद है ना, 33 में को डाउट हो, 34 में को डाउट हो, 34 में को डाउट, 34 में देखो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी नहीं है, यहाँ हमें डाउट है। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका जो इंटीग्रल आएगा वो कंटिन्यूस छोड़ो, वो डिफरेंशिएबल भी आएगा, है ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, जैसे अगर मान लो मैं एफ की बात करूं, तो एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर पाता हूं, और अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये जो इसका इंटीग्रल आएगा ना, ये एफ आएगा, ये मैंने इसका इंटीग्रल मान लिया, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा, क्योंकि अगर मैं इस कंटिन्यूस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पा रहा हूं और इसका इंटीग्रल अगर ये है, तो इसका इंटीग्रल ये तभी तो है जब इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ रहा है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, वैसे ऑब्वियस सी बात है कुछ आ रहा है। इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है उसको मैं अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं
तो दैट मस्ट बी कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। बस सवाल ये आ जाता है कि अगर यहाँ लिमिट लगी हुई हो और वो जो लिमिट अगर एक्स का फंक्शन हो, ये लेबनिज थ्योरम में लिखा भी रखा है मैंने आपको ना, अगर यहाँ लिमिट लगी हुई हो और ये एक्स के फंक्शन हो और ये भी डिफरेंशिएबल हो, ये फंक्शंस भी डिफरेंशिएबल हो, तो फिर वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल ही होता है। हाँ, अगर लिमिट में मॉड एक्स हो कुछ हो, एक सवाल मैंने बताया भी था आपको पूरा डिफाइन करके, जो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में ना मेरे हिसाब से ये मैंने सवाल आपको डायरेक्टली भी समझाया था और मैंने पूरा डिफाइन करके बताया भी था मेरे हिसाब से शायद आपको। ये एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 या 1 का सवाल होगा, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का सवाल नंबर 3। ये वो, क्योंकि अब मोड है, मोड हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। उस कंटिन्यूस को मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जो इंटीग्रल आएगा वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी आएगा। और वो लिमिट भी लगी हुई है वहां, लेकिन वो लिमिट भी क्या है, लिमिट हमारे पास 0 to x है और x हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो वो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हमें ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, ये हमेशा कंटिन्यूस भी आएगा और डिफरेंशिएबल भी आएगा। लेकिन फिर भी मैंने पूरा डिफाइन करके बताया था आपको ये, अगर आपको याद हो तो ना। अरे आपने नेक्स्ट नोट देख सकते हैं, पूरा डिफाइन करके बताया था मैंने। लेकिन यहाँ हमें, वहां जो हम सवाल कर रहे हैं 34 वाला, इसमें वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई लिखा हुआ है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि अब जो इंटीग्रेट करने पर फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस होगा नहीं होगा या डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, मुझे एफर्ट करना पड़ेगा और एफर्ट करके ही मैं पता लगा पाऊंगा उसको ना। तो पहले मैं क्या करूं, फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं और जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो उससे फिर कैलकुलेट कर लूंगा, पता लगा लूंगा कि क्या आएगा। तो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, वो 0 to x लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई डी वाई। और हमें दे रखा है, हमें पता है कि ये जो x है ये नॉन नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर में सवाल में लिखा हुआ है एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, ऊपर लिखा हुआ है ना, एफ का डोमेन दिया हुआ है दैट इज 0 से इन्फिनिटी, मतलब पता है एक्स नॉन नेगेटिव। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें डाउट कहां है, जहां डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस कहां होगा, इंटीजर पॉइंट पर। तो y जहां जहां भी इंटीजर होगा ना, वहां वहां मुझे डाउट है ना। और y क्या है, बेसिकली 0 to x है, तो x जब इंटीजर होगा तभी हमें डाउट है। तो अब ये फंक्शन निकालना पड़ेगा, ये आएगा इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे, ये इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन चेंज करेगा, तब जाके फिर मैं चेक कर पाऊंगा कि जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अब ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो केस लेने पड़ेंगे अपने को। एक बार x को इंटीजर मानना पड़ेगा, एक बार x को नॉन इंटीजर मानना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूं होता तो मैं कैसे निकालता इसको, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लास्ट आता 4 से 5। अगर मान लो ऐसा होता तो ऐसा होता, अब मैं कैसे निकालूंगा, अभी भी मैं ऐसे निकालूंगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन लास्ट वाला क्या आएगा, 5 से लेकर 5.2, मतलब 5 से, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अगर एक्स इंटीजर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं होता है तो लास्ट वाला जो इंटीग्रल आएगा ना उसमें लिमिट आएगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स। भाई इसमें लास्ट लिमिट क्या आएगी, इसमें लास्ट लिमिट क्या आएगी, 4 से 5, इसमें लास्ट लिमिट ही आएगी। इसमें लास्ट लिमिट क्या आएगी, 5 से लेकर 5.2। तो व्हाट दिस 5 इज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स लास्ट लिमिट आएगी, जबकि इस केस में लास्ट लिमिट क्या आएगी, x माइनस 1 से लेकर x आ जाएगी, इसमें लास्ट लिमिट ही आएगी। क्लियर हुआ। तो हमें दो केस लेके इसको निकालना पड़ेगा और तभी जाके इसको निकाल पाएंगे अपने ना। तो इसमें मैंने एक बार x को इंटीजर मान लिया और एक बार मान लिया कि x इंटीजर नहीं है ना। तो केस नंबर 1, लेट x बिलोंग्स टू i। और अगर मैं x, i का मतलब, क्योंकि सिंस i x नॉन नेगेटिव है तो i का मतलब वो नेचुरल नंबर ही हो गया एक तरह से ना, क्योंकि हमें दे रखा है कि x 0 से के बराबर या उससे बड़ा है। अब अगर मैं इंटीजर बोल रहा हूं तो 0 लेने का तो कोई मतलब है नहीं, 0 से 0 0 आ जाएगा ना। तो या तो मैं 1 ले रहा हूं या इसको मैं 2 ले रहा हूं या मैं 3 ले रहा हूं ना। तो अब हम देखते हैं कि इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूं एफ एक्स इजिकल टू, अब या तो देखो पूरा ब्रेक करके निकालो, है ना, या मैं देखो इसको लिख सकता हूं वाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। मैंने फटाफट ऐसे कर दिया इसको ना, वाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, अलग अलग कर दो अब, ताकि हो सकता है ब्रेक भी नहीं करना पड़े अपने को। कैसे भाई, अगर मैं इसको निकालूंगा तो 0 to x वाई डिवाइड तो अलग आ जाएगा और माइनस 0 to x 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। यहां हम पीरियोडिक का एडवांटेज ले लेंगे, यहां हम पीरियोडिक का एडवांटेज ले लेंगे। ये तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, 1। ये एक नेचुरल नंबर है तो x इंटू 1 लिखा हुआ है, दिस इज x इंटू 1। तो मैं x को बाहर, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और वहां मैंने x को बाहर निकाल लिया
तो लिमिट क्या आ गई 0 से 1, और 0 से 1 में मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई को वाई लिख सकता हूं, और वाई को इंटीग्रेट करने पर वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट लगाने पर तो एक्स बाई 2 आ जाएगा ना, एक्स बाई 2 इज द आंसर। तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 1/2। आ रहा है समझ में? या हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे ये थोड़ा मुझे लिखना कम पड़ा बस इसे ऐसा ब्रेक करने से, वरना मैं ऐसा कर सकता था कि अगर x इंटीजर है तो मैं इसको लिख सकता था 0 से 1, फिर इसको लिखता मैं 1 से 2, फिर इसको लिखता मैं 2 से 3, लास्ट में क्या लिखता, लास्ट में लिखता x माइनस 1 से लेकर, मैं इसको x लिख देता है ना। अब अगर x 0 से 1 में होता तो व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, भाई y की तो लिमिट है, व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ y 0, तो 0 इंटू डी वाई, इसमें कितना आता 1 इंटू डी वाई, इसमें कितना आता 2 इंटू डी वाई, इसमें कितना आता x माइनस 1 इंटू डी वाई, समझ रहे? इसमें आता x माइनस 1 इंटू डी वाई आ जाता है ना, ये x माइनस 1 इंटू, अब इसमें इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो 0 ही आएगा, ये तो 0 ही आएगा ना भाई। ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, वो कितना आएगा 3, लास्ट वाला कितना आएगा, लास्ट वाला आ जाएगा x माइनस 1, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो x माइनस 1 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें n की जगह लिखूंगा मैं x माइनस 1, तो ये आ जाएगा बनो। तो लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ा हो, फ्रैक्शनल पार्ट से मैंने पीरियड का एडवांटेज ले लिया है ना, अदरवाइज दोनों से सेम ही आ रहा है, समझ रहे बात मेरी? तो ये जब आया ये एफ एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई, अब जब एक्स इंटीजर नहीं है तब भी मैं चाहूँ तो इसका इस्तेमाल, ये क्लियर हो गया शायद ना, दोनों तरफ समझा दिया मैंने आपको ना। अब इसमें हम सेकंड केस में आते हैं कि एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स इज 0 टू एक्स, एफ एक्स इज 0 टू एक्स, और क्या लिखा हुआ है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई, तो या तो मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई लिखकर सवाल कर लूं, या मैं चाहूं तो वही उसको ब्रेक करके लिख लूं ना, और उसको लिख लूं वाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई इंटू डी वाई, दिमाग दोनों में लगाना पड़ेगा ना, तो इसको तो बाहर कर दो, ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा वापस अभी, है ना, जब वाई को अलग करूंगा तो ना। अब वहां क्या है, हम पीरियड का एडवांटेज थोड़ा कम ले पाएंगे ना, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये मैंने 0 टू एक्स कर दिया, एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई डी वाई, ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको ब्रैकेट के अंदर। अब पहले तो एक्स इंटीजर था तो फटाफट मैंने 0 से एंटी विजुलाइज कर लिया उसको, अब एक्स क्या है, जैसे मान लो 5/2 है मेरे पास, वो ऐसा ऐसे समझ रहे हैं अपन ना, जैसे वो 5/2 होता मान लो, तो दिस इज नॉट इंटीजर, अब एक्स इंटीजर नहीं है क्योंकि है ना, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट अलग कर लूं, 0 से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स का अलग कर दूं, तो उससे क्या पीरियड का एडवांटेज मिल जाएगा, मैं जैसे मान लो एक्स 5/2 होता ना, तो मैं 0 से 5/2 में उस पीरियड का एडवांटेज ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एन टी होना चाहिए वहां, टी इसका 1 है, और एन क्या होता है, इंटीजर होता है, तो वो एन टी की फॉर्म में आ नहीं पाएगा वो, तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता 0 से लेकर 5, 0 से लेकर 0 से लेकर 2, और 2 से लेकर 5/2, मैं ऐसा ब्रेक करता, और यहां मैं पीरियड का एडवांटेज ले लेता, भाई 5/2 ऐसे लिखता ना मैं, 0 से 2 और 2 से लेकर वो, तो क्या लिखूंगा, अगर ये एक्स इंटीजर नहीं है तो मैं इस इंटीग्रल को क्या लिखूं, 0 से लेकर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स, मैं ऐसे लिख दूंगा उसको ना, समझ में आ गया है? तो ऐसे ब्रेक कर उसको ना, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 चलेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 चलेगा, और यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो इसको ब्रेक कर दूंगा 0 से लेकर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स, यहां लिख दूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई डी वाई, और यहां लिख दूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई डी वाई। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एन टी की फॉर्म में आ गया, व्हाट इज टी, टी इज 1, तो मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को बाहर निकाल लूंगा, ये एन को बाहर निकाल लिया, और वहां कितना बचा, 1 बचा बस, वो ये आगे समझ में। और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई को क्या लिख दूंगा, वाई लिख दूंगा ना, 0 से वाई 1 में फ्रैक्शनल, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगा रखा है क्लियरली मैंने, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज दिस 1/2, दिस इज 1/2, क्योंकि वाई बन जाएगा ना भाई, वो वाई से वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट लगाऊंगा तो 1 बन जाएगा। अब वहां देखता हूं मैं ना, अब मैं वहां क्या करूं, वहां हम जानते हैं जैसे उसको वो कांस्टेंट वाला विजुलाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास 5 से लेकर क्या, 2 से लेकर क्या हो गया, 2.5 हो गया, 2 से लेकर 2.5, तो मैं क्या करूं, अब फ्रैक्शनल पार्ट का मैं पीरियड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो मैंने इसको वैसे लिख दिया, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स, इसको लिखा मैंने वाई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई डी वाई,
मैंने ऐसे लिख ली, तो y से तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेट करने में। अब वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ y है, y अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से लेकर x तक है तो व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ y? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये 2 से लेकर 2.5 है, तो ये कौन है? y 2 से लेकर 2.5 हो, तो व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ y? 2 आएगा ना भाई। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से लेकर x तक है वो, तो व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ y? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। समझ में आया? बस उसको लिख लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेट करने में। तो एक्स स्क्वायर बाई टू की जगह एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टू, और प्लस मैं वाई को इंटीग्रेट कर दूंगा तो उससे 1/2 आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा तो वहां से एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ये तो मैंने वाई को इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या बचा? वो बचा हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हो गया है। इस इंटरवल के अंदर ये क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स तो बाहर निकल गया। अब क्या आया? डीवाई को इंटीग्रेट करने पर वाई, फिर मैंने लिमिट लगाई तो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आ गया। ये सब ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। क्यों भाई? तो ऐसा आ गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है अपने को ना। सिंप्लीफाई करने पर ये एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू, और ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर आएगा प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एंड दैट इज माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बस ये हट जाएगा फटाफट इससे ना, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पर ये ऐसा आ जाता है मेरे हिसाब से, अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इंटू 2x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1/2, ये ऐसा आ जाएगा। बताओ, हमारे पास फंक्शन आ गया ना, पूरा का पूरा फंक्शन आ गया। एफ एक्स इजिकल टू ये आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2 इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आई, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 2x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1/2 इफ एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आई। ये पूरा फंक्शन आ गया हमारे पास। अब डाउट कहाँ है? इंटीजर पॉइंट पर ही डाउट है ना, तो इंटीजर पे चेक कर लो आप। एक्स बराबर आई पर चेक कर लो, एक बार आई पर वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं आई पर वैल्यू निकालूंगा तो आई पर वैल्यू कहां से निकलेगी? ऊपर से निकलेगी, तो आई इंटू आई माइनस 1/2 आ गया ना। अब आई प्लस पे निकालूं चाहे मैं आई माइनस पे निकालूं, कहां से निकलेगी? नीचे से, क्योंकि आई प्लस इंटीजर नहीं होगा, आई माइनस भी इंटीजर नहीं होगा, और जब एक्स इंटीजर नहीं है तो मुझे ये यूज करना है ना। तो व्हाट इज आई प्लस का इंटीग्रल पार्ट? आई। फिर आई प्लस से 2i रहेगा, वो आई हो जाएगा माइनस 1/2, वापस वही आ गया आई इंटू आई माइनस 1/2 आ गया। अब एफ ऑफ आई माइनस निकाल लो। एफ ऑफ आई माइनस निकालूंगा तो व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई माइनस 1? आई माइनस 1, फिर वो कितना रहेगा? 2i रहेगा, लेकिन वो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर अपॉन 2 आ जाएगा, वापस वही आ जाएगा। हेंस दिस इज कंटिन्यूअस आइडेंटिकल पॉइंट्स। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो ऐसे ना। एक बार मान लो a बिलोंग्स टू i है, और एक बार f डैश a प्लस निकाल लो, और एक बार f डैश a माइनस निकाल लो। तो मेरे हिसाब से ये a आ जाता है, शायद ये a माइनस 1 आ जाता है, बराबर नहीं आएगा मतलब है। तो दिस इज नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है ना। तो ये ऐसे निकाल लेंगे इसको डिफाइन करके। इसके बाद 35 में को डाउट हो, 36 में को डाउट हो। 36 हो गया ना, ये 36 तक ही थे बस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? D2 में को डाउट हो, D2 के किसी पार्ट में को डाउट। इसके बाद D3 के किसी पार्ट में डाउट हो, D3 के किसी पार्ट में डाउट हो गया। D3 के बाद E2 का फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, उधर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो या उसको नीचे लेके आ जाओ ना, ताकि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन जाएगा वो। मतलब वो बन गया वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश इजिकल टू 1 आ गया। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेट कर दिया तो उससे आ जाएगा ln वाई डैश इजिकल टू एक्स प्लस सी। तो यहां से आ गया वाई डैश इजिकल टू के इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। तो डी बाई एक्स आ गया ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो तो उससे के इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा ना, है ना। और जो भी कंडीशन दे रखी है उससे कैलकुलेट कर लेंगे ना। कंडीशन तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ, बस ये समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? मतलब यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू के इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो y इजिकल टू के इंटू ई रेस्ट पावर एक्स एन प्लस सी, इस तरह से आंसर आ जाएगा उसे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में कौन सा है? D2 में कोई डाउट हो, D2 के बाद D3 में कोई डाउट हो, इसके बाद नेक्स्ट D4 में कोई डाउट हो,
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट थ्री का D1 में को डाउट हो, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 में को डाउट हो गया ना, ये भी एग्जैक्ट है, फटाफट हो जाए। डाउट है, अलग अलग क्लब कर लो ना उसको, नहीं हो रहा क्या? हाँ हो गया ना। तो 4 में देखो हो तो रहा है, वाई डी एक्स मेरे पास तैयार है, और सभी तो तैयार है इसमें, देखो आप, तो ये वाई डी एक्स है, ये वाई डी एक्स, फिर क्या आ रहा है, एक्स डी वाई आ रहा है। अब वाई डी एक्स और एक्स डी वाई है, तो मुझे वाई स्क्वायर में उम्मीद कर रहा हूँ नीचे वाई स्क्वायर आए, वाई स्क्वायर से काम नहीं चलेगा तो नीचे मैं एक्स स्क्वायर को फिल करूंगा, फिर मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, और क्या, फिर नीचे एक्स स्क्वायर फिल करने की कोशिश करूंगा। और अब आगे क्या तैयार है, आगे एक्स स्क्वायर भी तैयार है, वाई स्क्वायर भी तैयार है, और क्या लिखा है आगे, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, ई रेस्ट एक्स क्यूब लिखा है भाई, और डीएक्स। तो इसमें अगर ये डीएक्स है ना, तो इससे इससे तो दिक्कत नहीं आएगी मुझे, बस अब इसको वाई स्क्वायर को लेके आ जाओ यहाँ, हटा दो इसको यहाँ से। तो ये तो क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, और वो मुझे इंटीग्रेट करना आता ही है। दिस इज 3x² इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यूब dx, ये ए की पावर एफ एक्स और ये एफ डेस एक्स लिखा हुआ है। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेट करने पर ये एक्स अपॉन वाई आ गया, प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, दिस इज द आंसर। वो इंटीग्रेट हो गया ना, उसका डेरिवेटिव आगे लिखा है फटाफट उसमें। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा, 5 में को डाउट हो, 5 के बाद 9 में को डाउट हो गया 9, होमोजेनियस भी बन जाता है ये, वैसे होमोजेनियस भी बनता है। इसमें लिखा है अ कर्व पासिंग थ्रू 1,1 हैज द प्रॉपर्टी दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, यानी एक तो मुझे नॉर्मल की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, और एक P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस से, वो बराबर करनी है मुझे ना। तो बस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो फटाफट। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, बस फटाफट इसको तैयार कर लो। तो m इंटू वाई माइनस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस एक्स। जब भी हम किसी लाइन पर किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो सारी टर्म पहले एक तरफ लेके आते हैं ना, माइनस का एम वाई प्लस एक्स हो जाएगा ना। अब ओरिजिन से इस पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर आप, तो एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रखो, तो माइनस एम वाई प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट कोइफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू ये हो गई, और ये हो गई नॉर्मल की पी पॉइंट से डिस्टेंस हो गई, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। अब वो हमें क्या करना है, वो जो पी पॉइंट है जो एक्स वाई मान रखा है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से एक्स एक्सिस से। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, तो मॉड वाई लगा दिया, क्योंकि डिस्टेंस बोल रहा है ना वो, इसलिए मॉड वाई लगा दिया बस। अब अगर मॉड के अंदर है तो इस माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं है ना, माइनस साइन हो तो भी एक ही बात है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा, वी आर गेटिंग एम स्क्वायर वाई, इसका सवाल कराया भी था मैंने क्लास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एम, ये 2xy इंटू एम आ जाएगा, एंड दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर से हट जाएगा ये ना, और बस यहां से मैं निकाल लूंगा एम इज इक्वल टू दिस, एम इज इक्वल टू दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो एक तो होमोजेनस हो गया, व्हाट इज एम, एम इज डिवाइड बाय dx, ये एग्जैक्ट से भी हो जाता है, ये एग्जैक्ट से भी हो जाएगा ना। एक तो ये होमोजेनस तो बन ही गया ना, वरना इसमें ध्यान से देखो ना, तो मैं ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह का सवाल कराया था मैंने 2 कल आपको, वाई स्क्वायर, तो इसमें dx से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये एक्स स्क्वायर dx से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर 2xy dy लिखा हुआ है, और ये हो गया वाई स्क्वायर dx। अब सोचना मुझे है कि वाई स्क्वायर को मैं इधर लाऊं या उधर लाऊं। अगर मैं वाई स्क्वायर को पहले फिल करूंगा तो मुझे नीचे वाई की पावर 4 चाहिए, तो वो तो नहीं आएगा मेरे पास, तो वाई स्क्वायर को बाद में फिल करो आप। मतलब इसमें पहले वाई स्क्वायर को आप पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो आप, है ना, और वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस, तो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ वाई को डिफरेंशिएट कर रखा है, तो एक्स विल रिमेन एज सच, दिस इज 2y dy, मतलब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है मैंने, वाई स्क्वायर विल रिमेन एज सच, अब एक्स को डिफरेंशिएट कर रखा है ना, तो पहले एक्स एडिड है, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पड़ जाएगा ये, एंड दिस इज dx एंड प्लस डिफरेंशियल ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 0। बस अब इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाए। तो होमोजेनस एज वेल एज एग्जैक्ट दोनों से कर सकते हैं, होमोजेनस से भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13 में को डाउट हो, 13 में तो आ जाता है आंसर, क्या दिक्कत है ना, डिफरेंशिएट कर दो पहले उसमें, और क्या है ना, पहले डिफरेंशिएट कर दो,
पहले तो हमें फंक्शन तो लाना ही पड़ेगा ना, तो फंक्शन लाने पर कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, मैंने लेबनिज थ्योरम लगा दिया ना, तो उसमें आ गया प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, अंडर रूट एफ एक्स प्लस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, ये और फिर क्या आ गया, एफ डेस एक्स आ गया। अब बेसिकली एफ डेस एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स है, और एफ एक्स क्या है, वाई है हमारे पास है ना, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब मैं सेपरेशन वेरिएबल लगा दूंगा बस इसमें, और क्या, वाई वाले टर्म को अलग कर दो, तो ये कितना आ गया, वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। ये देखो ऐसे लिख दिया मैंने, बस अब वाई वाले डिवाई के साथ करने हैं मुझे, एक्स वाले डी एक्स के साथ करना है ना, तो उसमें मैं लिख सकता हूं यहां से अंडर वाई कॉमन ले लो, ताकि अंडर वाई इंटू अंडर वाई कितना बन जाएगा, वाई बन जाएगा, तो दिस इज 2y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई -1 और इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा रहा हूं मैं ना, तो दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 2y स्क्वायर रूट ऑफ वाई -1, पुट अंडर रूट वाई बराबर टी, पर इसको टी पुट कर दो, इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाता है। बताऊं पूरा करके, हो जाता है मेरे हिसाब से, आ जाएगा आंसर, ही आता है इसका, एफ एक्स विल कम आउट टू बी, यानी एफ एक्स का मतलब वाई, वैसे आएगा 1 प्लस √2 -1 इंटू एक्स होल स्क्वायर, ये आएगा करेक्ट आंसर एफ एक्स का, ये आएगा एफ एक्स। तो बस उसमें एक बार रख देंगे, एक बार ये आने के बाद तो एरिया वगैरह सब निकल जाएगा ना, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव होगा, एरिया निकालने के लिए 0 से लेकर √2 + 1 तक इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, है ना, और इंटीग्रेट करने में दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लीनियर की पावर है, लीनियर की पावर, तो बस वो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, हो जाएगा। अभी अंडर वाई को टी पुट कर देंगे, टी वगैरह में आएगा है, और फिर उससे निकालने, सी भी निकालना पड़ेगा इसमें, हमें इसमें सी भी निकालना पड़ेगा, है ना, और सी निकालने के लिए हमें दिया हुआ है ऊपर कि एफ ऑफ 1 बराबर हाफ है, तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे अपन, है ना, इसमें जैसे एफ ऑफ 1 बराबर हाफ है ना, मतलब मैं एक्स बराबर 1 लिखूंगा तो वाई कितना आएगा, हाफ आएगा, तो इसमें देखो ये लॉग की फॉर्म बनेगी 100% यहाँ, तो लॉग में क्या अपन मोड लगाते नहीं है, मैंने कहा था मोड लगाओ तो भी दिक्कत नहीं, लगाओ तो भी, अब यहाँ के मैं वैल्यू रखूंगा ना, तो अगर आपको लगे हुए एक्स बराबर 1 रख रहा हूँ और वाई की जगह मैं हाफ रख रहा हूँ, उससे लॉग के अंदर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मोड लगा दूंगा उसमें मैं, या उसको व्यवस्थित रूप से लिख दूंगा उसको, क्योंकि हम जानते हैं हमने मोड लगा रखा हुआ होता है, हम लगाते नहीं है ना, आंसर उससे सेम आता है, क्योंकि ना ये मैंने पहले दिन बताया था आपको शुरुआत के दिन, तो आपको लगे कि मैं अगर वाई की जगह हाफ रख रहा हूं और वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसको उल्टा करके लिख लूंगा मैं ना, समझ रहे हैं? हाँ, कर लेंगे पूरा, बताऊं करके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को डाउट हो उसको ये मान लो बस, आप वो बताया था ना, मैंने एक सवाल करके बताया था, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट में जो शीट में भी था उस तरह का सवाल हमारे, तो बस इसमें सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स, और इजिकल टू क्या लिखा है, वाई, और उसको मैंने ए मान लिया है ना, बस उसको मैंने ए मान लिया, क्योंकि वो एक फिक्स कांस्टेंट है, दैट इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो ए इज इक्वल टू 0 to 1 वाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, वाई क्या लिखा है, वाई वाई डी एक्स, तो भाई वाई हम सब सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो ये एक फिक्स वैल्यू हमारे पास है, नो डाउट है, तो बस इसको जो है हमने ये एज्यूम कर लिया ए है ना, और ए एज्यूम, अब दिस ए इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज फिक्स कांस्टेंट। अब मुझे, मैं सॉल्यूशन तब निकाल पाऊंगा जब ए की वैल्यू निकाल पाऊंगा मैं, और ए में तब निकाल पाऊंगा जब वाई आएगा यहाँ से, तो पहले मुझे सोल्व करना पड़ेगा, वाई आएगा मैं वाई को वहां रखूंगा, उसके बाद में ए निकाल पाऊंगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसमें लगा दिया मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, डी वाई अपॉन वाई प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स, तो दिस इज एल एन वाई प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस सी आ गया, तो इससे आ गया वाई प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, के इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, वो ई रेस्ट पावर सी को मैंने के मान लिया ना, बस जैसे वहां निकाल लिया, तो वाई इज इक्वल टू के इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ए। अब मुझे एक कंडीशन तो दे रखी है कि हमें दे रखा है कि वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स बराबर 0 पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एक्स बराबर 0 पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, तो एक्स बराबर 0 रख दिया, यहां से मैंने के कैलकुलेट कर लिया, एंड के इज ए, के इज 1 प्लस ए, बस रख दो, तो वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस, ये वाई आ गया हमारे पास, बस अब ए निकल जाएगा ना, तो सिंस ए इज इक्वल टू 0 to 1, अच्छा सवाल है ना, इस तरह के सवाल आ रहे हैं आजकल, है ना, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ए
dx। मतलब इसमें a ही तो बचेगा हमारे पास, यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, उस a को फिर मैं यहां रख दूंगा, तो उससे y आ जाएगा, ताकि मैं जो y की वैल्यू पूछी गई ना इस x पर, उस x पर मैं वैल्यू निकाल सकूंगा। और a आ जाता है इसमें e माइनस वन अपॉन a विल बी इक्वल टू e माइनस वन अपॉन थ्री माइनस e, ये आ जाएगा इससे। कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, वो वन प्लस से बाहर निकल जाएगा, ए में इक्वेशन बन जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, उस ए की वैल्यू को मैं रख दूंगा यहाँ, तो उससे वाई आ जाएगा। उसमें फिर एक्स इजिकल टू जो भी वो दे रखा है टेन माइनस ई अपॉन एल एन टेन माइनस ई अपॉन सेवन रख दूंगा, उससे फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही थे बस शायद, है ना। एक और था पार्ट फोर का कॉम्परेशन नंबर, तो फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट हो, वो तो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ था ना, इससे दे दिया था मैंने करने के लिए। आगे चलते हैं ना हम, तो कहाँ तक आगे थे हम, लीनियर शुरू करना है अपने को ना, वो एग्जैक्ट वाला पूरा कर चुके थे अपने ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जेई में ये मान के चलो 60% सवाल लीनियर पर बेस्ड आते हैं, 60% सवाल। हालांकि लीनियर के कुछ सवाल हम क्या एग्जैक्ट से भी कर पाते हैं ना, ये अभी हमने एग्जैक्ट ही पढ़ा है, लेकिन लीनियर के कुछ सवाल में एग्जैक्ट से भी कर पाता हूं। तो लीनियर के लेकिन 60% सवाल आपको लीनियर के मिलेंगे जेई के अंदर ना, चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो ना। तो लिख लें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का मतलब क्या होता है ये भी हम जानते हैं ना। और हमारे सिलेबस में वैसे जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है ना। अब हम ये पहचान रहे हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोल सकते हैं अपन, ये देख रहे हैं अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई भी हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी हो सकता है। ये कैसे मालूम पड़ता है हमें, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो तो जो ऊपर लिखा होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो नीचे होता है वो इनडिपेंडेंट होता है। डी एक्स बाई डी वाई कहीं आएगा तो एक्स डिपेंडेंट होगा और वाई इंडिपेंडेंट होगा ना। A differential equation is said to be linear if dependent variable and its derivative, dependent variable and its derivative each appear in the first degree, उनकी डिग्री वन होनी चाहिए, किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसके डेरिवेटिव की ना। A differential equation is said to be linear if dependent variable and its derivative each appear in the first degree and are not multiplied together, and are not multiplied together, and are not multiplied together। वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कभी आपस में मल्टीप्लाई होते हुए भी हमें नजर नहीं आने चाहिए। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है ना, कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में आए एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। नेक्स्ट लाइन से लिखें, द ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी मोर देन वन, उसका ऑर्डर मोर देन वन हो सकता है ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो भी हो और जो उसका डेरिवेटिव होगा उनकी डिग्री क्या होगी, वन होगी, एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, जैसे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, उसकी डिग्री क्या होगी, वन के बराबर होगी ना, समझ रहे ना। बट ऑर्डर में भी मोर देन वन, द ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बी मोर देन वन, मतलब उसका ऑर्डर वन भी हो सकता है, उसका ऑर्डर टू भी हो सकता है, उसका ऑर्डर थ्री भी हो सकता है। बट द डिग्री ऑफ, but the degree of linear differential equation will always be equal to 1, but the degree of linear differential equation will always be equal to 1, but the degree of linear differential equation will always be equal to 1। अब ऐसा भी नहीं है हम ये बोल रहे हैं कि लीनियर की डिग्री हमेशा 1 होगी, हम ये नहीं बोल रहे, उल्टा नहीं बोल रहे हम कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर होगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लीनियर अगर है उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, लेकिन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीनियर होगा ना, है ना। या ये लिख सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए चाहे तो, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is having degree 1, it is not necessary that it will be linear।
If the degree of a differential equation is 1, then it is not necessary that it will be linear. लेकिन अगर वो linear होगा तो उसकी डिग्री 1 होगी. Order may be more than 1. उसका order 1 भी हो सकता है. If the degree of a differential equation is 1, then it is not necessary that it is a linear equation. लेकिन अगर linear है तो उसका डिग्री हमेशा 1 के बराबर होगा. तो जिसे अपन ऐसे दिख सकते हैं कि कोई भी जो डेफिनेशन है, अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें बता सकते हैं अपन कि भाई वो लीनियर है या नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर प्लस y इंटू dy by dx, y इंटू dy by dx इज इक्वल टू x. क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोलने के पहले अगर आप चाहें तो वो जो पॉइंट लिखा है उनको पढ़ सकते हैं. अगर डाउट लग रहा हो तो, जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ना ही है आपको ना. लगता हो आपको कि भाई मुझे पढ़ने की आवश्यकता है या मैं आंसर नहीं दे पा रहा, तो आप पढ़ के देख सकते हैं, फिर आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे. क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 1. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर इसका 2 है लेकिन डिग्री 1 है. लेकिन डिग्री 1 है इसका नहीं लीनियर है. ये लीनियर है ही नहीं, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता ना. बट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. नेक्स्ट एग्जांपल है dy by dx प्लस y स्क्वायर इंटू साइन एक्स, y स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू cos x. क्या लीनियर है? क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में आ रहे हैं? क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में है? क्या नहीं है ना भाई. ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो डेरिवेटिव है तो 3 डिग्री तो 1 है, लेकिन इस डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 है ना. लिखा है ना, ये पहली लाइन ये तो लिखाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ईच अपीयर इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. कैसा हो रहा है इसका? दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगेन व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 1. इसका ऑर्डर भी 1 है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या ln x लिख सकते हैं, जो भी है मान लो ऐसा लिख दिया. आपको लगेगा x को x से काट दूंगा मैंने. क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में है? यस. क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? therefore this is linear differential equation. क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx प्लस e रेज़ टू पावर x इंटू y इज इक्वल टू साइन x. क्या लीनियर है? क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में आ रहा है? आ रहा है. देखो आप, आ रहा है क्या? देखो ढंग से. हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y, क्योंकि dy by dx है, और उसका डेरिवेटिव क्या फर्स्ट डिग्री में आ रहे हैं? ध्यान से देखो. आ रहे हैं ना भाई, क्यों नहीं आ रहे? आ रहे हैं बिल्कुल. क्यों नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना. और क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे. वो कॉन्फिडेंस भी दिलाना पड़ता है ना आपको कि आ रहे हैं यार. 3 बार बोला तो आपको लगा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है, और आप श्योर हो गए कि हाँ भाई आ रहे हैं, भैया ना आ रहे हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y हो गया, और उसका डेरिवेटिव जो भी है, डेरिवेटिव चाहिए हो वो सब फर्स्ट डिग्री में है, एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. देयरफॉर दिस इज अगेन अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. लीनियर अगर होगी तो डिग्री तो हमेशा 1 होगी, लेकिन उसका ऑर्डर 1 से अधिक हो सकता है. उसका ऑर्डर 1 से, मैं यूं लिख दूं यहां पर है ना, d3y by dx क्यूब, d3y by dx क्यूब एक्स स्क्वायर. क्या है? लीनियर है. यस, ये भी लीनियर है. ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 3, बट द डिग्री इज 1. लीनियर है, डिग्री 1 होगी, ऑर्डर में भी मोर देन 1, लेकिन जरूरी नहीं है जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर हो. जैसे कि इसकी डिग्री 1 है लेकिन लीनियर नहीं है, इसकी डिग्री 1 है लेकिन लीनियर नहीं है. क्लियर हो गया ना? तो ये समझ में आ गया हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है ना. अगर मैं इसकी बात करना चाहूं, कि d3y by dx क्यूब
मान लो लिखा हुआ d3y/dx³ बराबर 0, क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा है ना अपने को, वो डेफिनेशन पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैं भी कोई आंसर देता हूं तो डेफिनेशन माइंड में रख के देता हूं एक्चुअली। d3y/dx³ एंड इज इक्वल टू 0, क्या दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? भाई अगर नॉट बोलोगे ना आप, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री देखो आप 1 नहीं है, उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 नहीं है, और सर देखो वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो फिर हम मान लेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल नहीं है। लीनियर और नॉट, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ d3y/dx³ प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0, ऐसा लिख दिया मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में है? क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में है? यस। क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके कोफिशिएंट के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं अपन कुछ, हमें नहीं बोल रहे कि डिपेंडेंट वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई होगा, हम तो बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री बनाएगी, उसके डेरिवेटिव की डिग्री बनाएगी, और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली दिख रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई है हमारे पास, समझ रहे हैं बात? तो ये अगर वाई लग नहीं रहा था हम तो वाई मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पर ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है उसका वो और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के अंदर नजर आ रहा है, और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है ना? अब वो अलग बात है, हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो लीनियर इक्वेशन हमारे सामने आएंगी उनकी डिग्री तो 1 होगी ही होगी, क्योंकि लीनियर डिग्री तो 1 होगी, उनका ऑर्डर भी क्या आएगा? वो dy/dx से नजर आएगा बस हमारे पास, है ना? लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। किसमें? नहीं फिर वो नहीं, फिर से सबको लिख दो, फिर तो यहां भी लिख दो उसको ना, फिर तो वहां भी लिख सकते हैं ना अपन, जो मीनिंगफुल वो बना रहे हैं अपन उसको बनाने के लिए, फिर तो वो वहां भी लिख सकते हैं अपन। वो मतलब अननेसेसरी क्रिएट नहीं कर रहे अपन, लेकिन हाँ ये ऐसा लिखा हुआ है, ये 0 इंटू वाई कर दिया हमने। समझ आया ना उन्होंने क्या बोला? लेकिन फिर कोई भी नहीं बनेगी, फिर तो अपन सबके अंदर कुछ ना कुछ लिख देंगे, 0 इंटू लिख देंगे आगे dy/dx, वहां भी लिख सकते हैं फिर हम। तो ये दिस इज अगेन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लिखो आप, है ना, जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म कैसे लिखो आप? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि लीनियर बोलने का मतलब डिग्री तो क्या हो गई? 1 हो गई, है ना? लीनियर बोलने का मतलब डिग्री तो 1 हो गई, और उसका ऑर्डर भी क्या है? 1 है ना? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो दो इक्वेशन पढ़ेंगे अपन ना, क्या लिखे? dy/dx एन प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक मैं यहां लिख लूंगा और एक मैं यहां लिख लूंगा, dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। क्या लिखे? इज लीनियर इन वाई। हम क्या लिख रहे हैं? हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं, किसका? फर्स्ट ऑर्डर का लिख रहे हैं। तो dy/dx plus py is equal to q is linear differential equation in y where p and q are either constants or functions of x। क्योंकि y के तो फंक्शन हो नहीं सकते हो ना, क्योंकि अगर y के फंक्शन हो गए तो फिर y की डिग्री 1 नहीं रहेगी यहां पर, है ना? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y where p and q are either constants or functions of x। अब हो सकता है दोनों कांस्टेंट हो सकता है दोनों x के फंक्शन हो सकता है एक कांस्टेंट हो एक x का फंक्शन हो सकता है वो x का फंक्शन हो ये कांस्टेंट हो, लेकिन p और q जो भी है यहाँ पर है, या तो कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन है। दिस दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया ना, तो x और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x वेयर p1 एंड q1, वेयर p1 एंड q1। अब बताओ क्या होंगे p1 एंड q1? क्या होंगे? where p1 and q1 are either constants or functions of y, functions of y, क्योंकि वो x के फंक्शन ही हो सकते हैं ना, functions of y। तो इसमें हमें ये देखना है कि मतलब हमारे पास जो है वो ये y में लीनियर हो गई वो x में लीनियर हो गई।
तो पहले तो एक बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मेट पता रहना चाहिए भाई, ये वाई में लीनियर का मतलब ये होता है, डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पी वन वाई पी वाई है, डी एक्स बाई डी वाई है तो वहां पी वन एक्स हमारे पास है, और या तो वाई के फंक्शन होंगे यहाँ एक्स के फंक्शन होंगे। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा हमको। तो सोल्व करने के लिए अब तक हम क्या है इंटीग्रेट करते हुए आ रहे हैं एक्चुअली, जैसे एग्जैक्ट था तो एग्जैक्ट में सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दिया करते थे ना। अब या फिर हम कुछ पुट करते थे, वेरिएबल सेपरेट करते थे ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ हम क्या है कोई तरीका लगता नहीं है एक्चुअली ना। तो इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए भाई इंटीग्रेट करके हमारा पर्पस है डिवाइडेड हट जाए एक्चुअली ना, तभी जाके पर्पस पूरा होगा इंटीग्रेट करने का ना। तो इसमें यहाँ हम क्या है इंटीग्रेट डायरेक्ट करने से कुछ फायदा होता नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने क्या कर रखा है कि एक एक्सप्रेशन जनरेट कर रखा है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जिससे अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा ना। एक ऐसा एक्सप्रेशन उन्होंने जनरेट कर रखा है, मतलब वो उन्होंने हमें सिखा रखा है कि भाई आप इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लो, और उस एक्सप्रेशन से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा, और अगर एक कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा तो फिर तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको ना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा ना। तो उस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा, ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा, और अब फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे और सॉल्यूशन निकाल। अब वो बात आती है वो एक्सप्रेशन कहां से लाएंगे, तो उस एक्सप्रेशन का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस एक्सप्रेशन का नाम है कुछ सवाल छोड़े थे हमने एओडी की शीट में, कुछ एक्सरसाइज सवाल छोड़े थे है ना, उसमें एक्सरसाइज 3 में भी छोड़े थे, और शायद बीच में एक्सरसाइज में भी एक दो सवाल छोड़े होंगे ना। तो उसमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट काम आता है एक्चुअली हमारे ना। तो वो आप सीखते हैं उसको हम, तो यहाँ लिखे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो दोनों के लिए कॉमन है ना, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं बीच में चाहे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों के लिए है डेफिनेशन है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं हम आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। देखिए इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन which when multiplied, it is an expression which when multiplied, which when multiplied to a differential equation, which when multiplied to a differential equation, then it makes the differential equation, then it makes the differential equation an exact differential equation, then it makes the differential equation an exact differential equation. It is an expression which when multiplied to a differential equation, then it makes the differential equation an exact differential equation. यानी उससे मल्टीप्लाई करते ही वो एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बनने का मतलब उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आप सीधे इंटीग्रेट कर दो और वो हमारा काम चल जाएगा आसान। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं ना, वो इसका भी निकालना सीख। अब मैं यहाँ लिखूंगा तो इसके लिए लिखूंगा, वहां लिखूंगा तो उसके लिए लिख दूंगा ना। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर। अब हम देखेंगे भाई डिवाइड, ये जो y का कोफिशिएंट है दिस इज p dx, क्योंकि हम जानते हैं p या तो कांस्टेंट है या वो x का फंक्शन है, तो p dx। यहां अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकल जाएगा ई रेज टू पावर p1 इंटू डी वाई। यहाँ जो x का कोफिशिएंट है या तो वो कांस्टेंट है या वो y का फंक्शन है। तो अभी ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया अगेन, जैसे हम बाईपास लगाते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, तो इंटरमीडिएट प्रोसेस जो होती है ना यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करते। ऐसे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त यहाँ मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करता है ना, उसका यूज नहीं किया जाता है यहाँ पर। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हो गया जो रेडीमेड फॉर्मूले की तरह लिखा दिया हमने आपको ना। अब मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कि अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फटाफट ये एग्जैक्ट बन जाएगी और हम इंटीग्रेट करते हैं हमारा काम चल जाएगा। उसके पहले मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा देता हूँ पहले आपको। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 लिखी है ध्यान रखें, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये इक्वेशन एक्जैक्टली ऐसे लिखा होना चाहिए, मतलब डी बाई एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो कांस्टेंट है पी और क्यू या फिर एक्स के फंक्शन है। ऐसे वहां डी एक्स बाई डी वाई का कोफिशिएंट यूनिटी आना जरूरी है, तभी मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा ना। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, वो वाई में लीनियर है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल क्यू, वहां जो लिखा हुआ था
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो भी आएगा dx, बस ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तब ये इंटीग्रेट कर लूंगा मैं, करने के बाद जैसे साइन ऑफ इंटीग्रल हटेगा मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर दूंगा ना, लेकिन वो कांस्टेंट में साइन ऑफ इंटीग्रल के हटने के बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। इसका सोल्यूशन निकालना हो तो ये एक्स में लीजिए, तो इट्स सोल्यूशन इज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू की जगह यहाँ Q1 लिखा हुआ है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy, और जैसे साइन ऑफ इंटीग्रल हटेगा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये सब मैंने तैयार करा दिया आपके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब बता दिया, उसको ऐसे निकालेंगे है ना, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद इस इक्वेशन का सोल्यूशन ऐसे लिख देंगे फटाफट, और उसका ऐसे लिख देंगे। अब ये कैसे आता है समझा देता हूँ मैं आपको, ये कैसे लिख दिया आपने ना, ये मुझे समझाना है। तो मैंने अभी बताया कि भाई ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए, तो मल्टीप्लाई कर दो बस आप ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी विल गेट ई रेस्ट टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई रेस्ट टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उस एक्सप्रेशन से ना। अब जैसे हम एग्जैक्ट में विजुलाइज करते हैं ना कि भाई यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, ये एरिडिज है, अब ये एरिडिज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो वहां से दिख रहा है अपने को ना, यहाँ हमने किसको डिफरेंशिएट कर रखा है, वाई को, तो यहाँ वाई एरिडिज रहेगा, बिल्कुल है वाकई में। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर रखा है इसको वाई को, तो ये एरिडिज है इसका मतलब। अब आगे जाके इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, जब भी मैं e की पावर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो e की पावर एफ एक्स तो आता ही आता है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये टर्म तो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाट इज डेरिवेटिव दैट, p, तो ये p इंटू दिस, इसको डिफरेंशिएट कर रखा है तो y एरिडिज है, या y को डिफरेंशिएट कर रखा है तो वो एरिडिज। क्लियर हो गया, तो ये लिखा हुआ डिफरेंशियल ऑफ दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं e रेस्ट टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p dx इंटू y एंड दैट इज इक्वल टू q इंटू e रेस्ट टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p dx, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब जब कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया है तो बस अब इंटीग्रेट कर दो, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये फंक्शन आ गया लिखा हुआ, और मैंने यहाँ dx लिख दिया इसको ना, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दूंगा, ये पूरा इंटीग्रल आ गया इनटू dx। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, y इंटू e रेस्ट टू पावर p dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल q इंटू e रेस्ट टू पावर p dx इंटू dx। यहाँ तो देखना पड़ेगा ना भाई क्या आएगा, यहाँ तो हमने लिख दिया फटाफट ये इंटीग्रल आ जाए, ये सोल्यूशन लिखा दिया मैंने इसका डायरेक्ट आपको, ताकि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े अपने को। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, जैसे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन हटेगा कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कर देंगे अपन, ऐसे उसका निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज होता है ना इस तरह के एक्सप्रेशन का, जब भी अगर हमारे पास ये आया इस तरह की सिचुएशन आया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, इस तरह की हमारे पास स्थिति आ जाए अगर, तो इस एक्सप्रेशन को डील करने के लिए, या अगर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है समझ में आ रहा है, जरूर नहीं अब डिवाइड बाई एक्स से लिखा हो, वो कहीं ऐसा लिखा हो सकता है एफ डेस एक्स माइनस एफ एक्स, हो सकता है कहीं ऐसे लिखा हो ना। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखने के लिए क्यू का रोल थोड़ी है, इसी का तो रोल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, e की पावर माइनस एक्स, तो अगर मैं इसको e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा ना, समझ रहे हैं भाई, इसको मैंने y मान लिया तो ये डिवाइड एक्स हो गया ना भाई, इसको y मान लिया तो ये डिवाइड एक्स हो गया, समझ रहे हैं। ऐसे अगर मैं यूं लिख देता हूं, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अब वो y है तो ये डिवाइड एक्स है, व्हाट इज इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर माइनस एक्स, जरूर नहीं भाई डिवाइड एक्स ही हो हमारे पास, ये y बोल दिया मैंने तो ये डिवाइड एक्स हो गया ना, समझ रहे हैं। और इसका इंटीग्रेटर निकालना आता ही, तो उससे फायदा है कि जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा ना। अब सवाल करते हैं अपन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, dy by dx dy by dx plus y into cos x is equal to y into 10x, y into 10x, y into 10x
और इज इक्वल टू सेक एक्स। क्या लीनियर है ना? बस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो और सॉल्यूशन तैयार है अपने पास, है ना? तो सिंस दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई क्या होता है? वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वहां होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। तो सिंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power sine of integral p dx, p is 10x, and therefore it will come out to be sec x। ये आएगा ना, वो ln sec x हो गया, और e की पावर ln sec x is sec x। therefore the solution of this differential equation is y into integrating factor sine of integral q into integrating factor dx। मतलब इसका आंसर निकाल लिया मैंने। ये कैसा आया बता ही दिया मैंने आपको ना बीच में ना, है ना? डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया, समझाई दिया मैंने अभी आपको ना। तो ये आ गया y इंटू सेक एक्स, और वो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया। वो तो सारी तैयारी कर ली ना भाई हमने ना, सॉल्यूशन भी डायरेक्ट लिखा दिया, कैसे आया वो समझा दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना बता दिया आपको। तो ऐसे फटाफट अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट लिखें, एक्स इंटू एल एन एक्स, एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एल एन एक्स। क्या एक्स में लीनियर है? क्या वाई में लीनियर है? लेकिन उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा उसको ना, उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, उस फॉर्मेट में लाना है मुझे ना। लीनियर तो है ये, लेकिन ये अभी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाई में लीनियर होता है और ये एक्स में लीनियर होगा। तो पहले मुझे कोफिशिएंट यूनिटी बनाना पड़ेगा उसका ना। तो कोफिशिएंट को यूनिटी कर दो, और यूनिटी करने के बाद फिर निकाल पाएंगे उसको। आसान है वो तो, एक बार समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्यादातर सवाल जेई में ये आते हैं लीनियर वाले। तो इसको तैयार कर दिया हमने ना, डी वाई बाई डी एक्स, और कितना आ गया? वाई अपॉन वन अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू वाई और इक्वल टू बाई एक्स। दिस इज लीनियर इन वाई, therefore integrating factor is e raised to power sine of integral 1 by x और ln x dx। लिख सकता हूँ ना इसे? अब नीचे का डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है ना। तो e raised to power ln of ln x, therefore integrating factor is ln x। now the solution is y into integrating factor, अब क्यूब से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ उसको मैं ना। दिस इज 2 इंटू ln x इंटू 1 by x dx। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है, तो एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन, अब इसमें तो इंटीग्रेशन ही काम आ रहा है ना भाई, वो तो एक बार खत्म हो गया प्रोसेस, अब तो इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये एफ एक्स की पावर एन, आगे एफ डेस एक्स लिखा हुआ है, तो दिस इज एल एन एक्स का होल स्क्वायर एन प्लस सी। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ऐसे सोल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट लिखें, एक्स प्लस टू वाई क्यूब, एक्स प्लस टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। हो गया? अभी वाई में लीनियर नहीं है ना,
तो मैं क्या करूंगा, एक्स में बना दूंगा ना, इसको उल्टा कर दूंगा ना, ऐसे लिख दूंगा इसको डी एक्स बाई डी वाई। पहले तो डी वाई बाई एक्स निकाल लो। भाई ये वाई में लीनियर हो ही नहीं सकती क्योंकि वाई की डिग्री 1 नहीं है। तो मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y³ अपॉन वाई, एंड दिस इज एक्स अपॉन वाई एंड प्लस 2y²। अब एक्स में लीनियर होती क्या है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस p1x इज इक्वल टू q1। ये क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर y के फंक्शन होते हैं ना। तो हमने इसको रीराइट कर दिया ना, तो डी एक्स बाई डी वाई। अब क्या चाहिए मुझे, x इंटू समथिंग, जिसको इधर लेके आ जाओ, x इंटू माइनस का 1/y और 2y²। दिस इज लीनियर इन x एंड वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे समझ में, एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में जमा दिया मैंने आपको ना। भाई कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसको लिख लो, भाई ऐसा चाहिए हमें p1x और q1, यानी x या तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा हो या x किसी y के फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और वो पूरा या तो कांस्टेंट है या y का फंक्शन है। तो y के फंक्शन को तो वहीं रोक लिया हमने, बाकी x इंटू वाई के फंक्शन को इधर लेके आ गए अपन। नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस्ट टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल माइनस 1/y dy। तो कितना आ गया, e रेस्ट टू पावर माइनस का ln y। तो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x में लीनियर है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रल व्हाट इज q1 2y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। बट अब इसको कैलकुलेट कर दूंगा बस मैंने। तो ये x अपॉन वाई तो आएगा ही आएगा, वहां कितना बचेगा 2y, तो उससे आ जाएगा y² एन प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से शायद ये एग्रेड भी बन जाता है। हाँ ये एग्रेड भी बन जाएगा। अगर मैं इसको एग्रेड बनाना चाहूंगा ना, तो देखो ऐसा बन जाएगा x dy प्लस का 2y³ dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स। तो हमारे पास y³ है इसमें ना, तो नीचे y² चाहिए, बिल्कुल सही है, इसको ऐसे लिख लो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2y³ dy। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, y², तो यहाँ y² लेके आ जाओ और यहाँ से हट जाएगा, यहाँ y की पावर 1 आ जाएगा। तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन वाई एंड दिस इज 2y dy। तो बस नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू y² प्लस सी, वही आंसर आ गया ना। तो वो दिखेगा सब, ऐसी बात नहीं है आपको ना, मतलब एग्जैक्ट से भी जैसे किसी ने इसको दिखाई है ऐसी बात नहीं है ना। तो सब सवाल एक ही करेंगे तो सब दिखेगा। यहाँ तो अपन क्या लीनियर के फ्लो में चल रहे होते हैं, तो कोशिश करते हैं सवाल लीनियर से करें ना, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो सब दिखेगा आपको कि भाई होमोजेनस भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। वो ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा ना। लिखें नेक्स्ट सवाल लिखें, एक्स प्लस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व दिस, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखो एक तरीका तो वाई में लीनियर नहीं बन सकती है ना, क्योंकि वाई और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स में बनाने की कोशिश करो, तो इसको दो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब मुझे क्या चाहिए, वाई का फंक्शन तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, वाई का फंक्शन मैंने वहीं छोड़ दिया, और कितना आ गया इधर, एक्स इंटू माइनस 1 आ गया। p1x इज इक्वल टू q1। p1 और q1 क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होते हैं या वाई के फंक्शन होते हैं ना, तो ये ऐसा आ गया ना। तो दिस इज लीनियर इन एक्स
और अगर x के अंदर लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर p dy, तो ई रेस्ट पावर माइनस y, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रल, दिस इज q1 इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy। बस ये इंटीग्रेट करना मुझे आता ही है ना, बाई पार्ट्स लगाना है मुझे यहाँ, y इंटू ई रेस्ट पावर माइनस y dy एंड प्लस ई रेस्ट पावर माइनस y dy, बाई पार्ट्स लगा दूंगा इसमें, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो y को मानेंगे डिफरेंशिएबल, तो दिस विल रिमेन एज सच, ई रेस्ट पावर माइनस y, माइनस साइन आ गया, है ना। अब नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखूंगा मैं, क्योंकि हम जानते हैं अब y को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, e की पावर माइनस y माइनस साइन, तो उससे प्लस बन जाएगा वो, प्लस e की पावर माइनस y को इंटीग्रेट करना है, तो माइनस e की पावर माइनस y, माइनस e की पावर माइनस y प्लस c, दिस इज x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस y, ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुआ, दिखाऊं पूरा, बताऊं पूरा, समझ में आ गया ना। भाई y को डिफरेंशिएट करते ही y आ जाएगा, फिर वो e की पावर माइनस y से माइनस e की पावर माइनस y आएगा, तो बाहर वाला प्लस साइन बन जाएगा वो, फिर e की पावर माइनस y बचेगा, उसको इंटीग्रेट करने पर ही आ जाएगा। अब e की पावर माइनस y बहुत सारी जगह दिख रहा है, उससे डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2 प्लस c इंटू ई रेस्ट पावर y, अच्छा लगेगा दिखने में, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c इंटू ई रेस्ट पावर y। ये x में लीनियर बना के कर लिया हमने, y में लीनियर नहीं बन रहा था तो x में लीनियर बना के देखा हमने ना। ये देखो ध्यान से देखो आप, ये सवाल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसको मैं v मान लूं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा इसमें। भाई हम सब्स्टिट्यूट करके क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ पुट कर लेना। तो जैसे सवाल मान लो मैंने कहा ना कुछ समझ में आ रहा, डिवाइड एक्स की फॉर्म में लिख दो आप, ऐसे लिख लो। अब यहां से मैं सवाल स्टार्ट करूंगा, क्या वेरिएबल डायरेक्ट, मेरे को सवाल में तरकीब नहीं आ रही है ना, तो मैं यहां से भी कुछ नहीं देख पा रहा, तो मैंने क्या करा, डिवाइड एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं तरीके काउंट करने लगूंगा, क्या मैं वेरिएबल सेपरेट कर पा रहा हूँ, क्या कुछ पुट कर सकता हूँ, यस कुछ पुट कर सकता हूँ, वी पुट कर दूंगा और वी पुट करके निकाल लूंगा, यहां तक तो पहुंचूंगा ही नहीं मैं। और या फिर वो फटाफट दिख जाएगा, भाई लीनियर तो है नहीं, भाई कई बार हम डीएक्स बाई डीवाई निकालते हैं, भाई जब पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो तजुर्बा हो जाएगा ना कि हर बार वाई में लीनियर नहीं आती, भाई एक्स में भी लीनियर आती है ना, तो उसको उल्टा करके लीनियर का कंसेप्ट लगा दिया मैंने। या मैं ये कंसेप्ट लगा दूंगा, भाई जैसे इसको पुट कर दूंगा, जैसे मान लो ये वी हो जाए, यहाँ वी होते हमारा काम आसान हो गया ना, वेरिएबल ही एक रह गया बस, समझ रहे हैं, और मैं वेरिएबल सेपरेट कर पाऊंगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस 1 को मैंने वी मान लिया ना, तो व्हाट वी गेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और उससे कितना हो गया अभी, दिस इज डीवी बाई डी एक्स माइनस 1, डीवी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई वी, तो इससे कितना आ गया, v इंटू डी वी अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स, ये आएगा ना, देखो आप वेरिएबल सेपरेट कर दिए ना, प्लस 1 माइनस 1 कर दो ऊपर ना, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो v प्लस 1 माइनस 1 डी वी अपॉन वी प्लस 1 और इज इक्वल टू डी एक्स, तो इससे कितना आ गया, एक तो v प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 से तो v आ गया, फिर उससे ln आ गया, ln v प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस c आ गया ना। नाउ व्हाट इज v, v इज x प्लस y प्लस 1, सही है ना, v सही लिखा है शायद मैंने, है ना, इंटीग्रल सही है ना, तो दिस इज x प्लस y प्लस 1 माइनस ln ऑफ x प्लस y प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा शायद, है ना, और इज इक्वल टू x प्लस c, x से मैं x को काट दूंगा ना, तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज ln ऑफ x प्लस y प्लस 2 is equal to y plus 1 minus c. Therefore, x plus y plus 2 is equal to e raised to power y into e raised to power 1 minus c. And this is k. This is k into e raised to power y. k की जगह c लिखा हुआ है बस यहाँ, दोनों आंसर सेम, मतलब तरीका अलग हो सकता है, वो सब क्लिक करेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आपको सारी अप्रोचेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है मेरे पास, बारी बारी से सारे तरीके बोल दो आप, तो उसमें ना कोई तरीका 100% चमकेगा ना। लिखे ना एक्स, लिखे ना, तो जरूरी नहीं हमेशा y में लीनियर बने, x में भी लीनियर बन सकती है ना, 1 प्लस 10y 1 प्लस 10y डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई एंड प्लस 2x dy बराबर 0, सोल्व दिस।
1 प्लस 10y dx माइनस dy एंड प्लस 2x dy बराबर 0। जब कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो dy बाई dx बराबर समथिंग की फॉर्म में लिख दो उसको ना, और सारे तरीके बोल दो। भाई एक्स और वाई को अलग अलग कर पा रहा हूँ क्या, कुछ पुट कर पा रहा हूँ क्या, पोलर लगा पा रहा हूँ क्या, होमोजेनियस बन रही है क्या, लीनियर अपॉन लीनियर आ रही है क्या, होमोजेनियस बन रही है क्या, एग्जैक्ट बन रही है क्या, लीनियर बन रही है क्या, एक्स में बन रही है क्या, वाई में बन रही है क्या। डी वाई बाई डी एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म तैयार कर लो आप, अगर कुछ दिख नहीं रहा हो तो ना, ये तो कुछ दिख ही जाता है ना। तो मैं क्या डी वाई बाई डी एक्स जनरेट कर लेता हूँ उसमें ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 10y, 1 + 10y एंड अपॉन 1 + 10y अपॉन दिस इज 1 + 10y माइनस 2x, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। सही लिखा है शायद मैंने, सही है। पहले चेक करो सही गलत है। 10y, हाँ बिल्कुल, वो तो एक्स की तो गलती है, वाई की वो तो मैं मान लेता हूँ जल्दी, मेरी गलती फटाफट मान लेता हूँ मैं, बहुत जल्दी। सही है ना। अब इसमें दिस इज नॉट वाई लीनियर वाई, वेरिएबल में सेपरेट कर नहीं पाऊंगा ना, दिस इज नॉट लीनियर वाई, क्योंकि 10y है तो वाई में लीनियर हो ही नहीं सकता है ना। तो इसको उल्टा करके देखो, एक एफर्ट लगा के देखो, इसको उल्टा करके देखो ना। तो उल्टा करके देखा डी एक्स बाई डी वाई, तो उससे कितना आ जाएगा 1 - 2x अपॉन 1 + 10y। अब एक्स में लीनियर क्या होती है, एक्स में लीनियर ये होती है डी एक्स बाई डी वाई, मतलब हो सकता है वो पहचान नहीं पाए हम। तो P1x इज इक्वल टू Q1। अब ये बोलना पड़ेगा x या तो कांस्टेंट के साथ होगा या फिर x लीनियर के साथ होगा, y के साथ होगा, और ये y का फंक्शन होगा। तो यहां पर x y के फंक्शन के साथ है, तो dx अपॉन dy एंड प्लस x इंटू कितना आ गया 2/1 + 10y, ये y के फंक्शन के साथ आ गया, और उधर वो क्या है कांस्टेंट है। दिस इज लीनियर इन x, लीनियर इन x। अब इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻²2 साइन ऑफ इंटीग्रल 1/1 + 10y। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे ना, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नीचे भी साइन कोस हो और ऊपर भी साइन कोस हो, तो क्या करते हैं बताओ, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर
प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, और एबीसी निकाल लेते हैं अपने। तो या तो अपन वो एबीसी निकालो या मैनेज कर लो। हम चाहते हैं ऊपर एक बार तो डिनोमिनेटर आए, एक बार उसका डेरिवेटिव आ जाए ना, है ना। वो मैनेज करना भी जानते हैं ना अपन, कई बार मैनेज नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते। तो हम चाहते हैं भाई एक बार जो डिनोमिनेटर है, एक बार तो ये ऊपर आ जाए, एक बार इसका डेरिवेटिव आ जाए, ये हम चाह रहे हैं ना। नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं मुझे ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, वो हम वही चाहिए 2 cos y n। तो कुछ नहीं करना पड़ा हमें, ऐसे कैसे आ गया बस ये ना, ये प्लस साइन लगा दिया हमने, और ये लिखा हुआ है साइन वाई प्लस कोस वाई। वो इंटीग्रल की जगह इंटीग्रल है, डी वाई की जगह डी वाई है। तो एक बार तो y आ जाएगा और एक बार ln ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। समझ रहे ना बात। एक बार आ गया ई रेस्ट टू पावर, ये तो क्या बन गया, y बन गया, और ये क्या बन गया, ln ऑफ साइन वाई प्लस कोस वाई, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, ई रेस्ट टू पावर y इंटू साइन वाई प्लस कोस वाई। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास। और जो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, कभी इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो ए की पावर वाई साइन वाई, इसका इंटीग्रल ए की पावर वाई साइन वाई, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाया ना अभी भी, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। इक्वेशन क्या थी, समझ में आ गया ना। बस इंटीग्रेशन का ही मेजर रोल है, मैं कह रहा हूं आपसे ना। मतलब ये हमेशा आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होगा ही नहीं कि आप नहीं सोच पाओगे कि मुझे कैसे सोल्व करना है, ये 100% सोच पाओगे आप। दिक्कत आएगी तो इंटीग्रेशन में आएगी ना, क्योंकि वो तो अपन को बहुत सारी फॉर्मेट होती है, वो याद रखनी पड़ेगी। therefore solution is x into integrating factor plus cos y, again sign of integral, what is q1 1 और into integrating factor। अब बस मुझे इसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका इंटीग्रल मैं डायरेक्ट जानता हूं, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, ई रेस्ट पावर वाई साइन वाई प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये जेई में आया हुआ है काफी समय पहले, 6 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ऐसे इसको निकाला जा सकता है ना। एक सवाल और करेंगे हम फटाफट ना, लिखो आप। इफ f is defined from r to r, if f is defined from r to r, यानी फंक्शन का डोमेन r है, उसका कोडोमेन भी r है ना। if f is defined from r to r is a differentiable function, is a differentiable function such that f dash x is greater than 2fx, such that f dash x is greater than 2fx for every value x belongs to r, for every value of x belongs to r, and f of 0 बराबर 1 and f of 0 बराबर 1, then prove that फर्स्ट ये प्रूव करना है कि एफ एक्स ए की पावर 2x से बड़ा है, एंड सेकंड प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से इन्फिनिटी। ये दो काम प्रूव करना है अपने को। ये शायद एओडी की शीट में सवाल था हमारे। तो हमें दिया हुआ है आर से आर में डिफाइन है, मतलब डोमेन उसका आर है। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, फिर आप घर से ट्राई करके लाना है एक बार, फिर अपन कल डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता, जो मेन बात है मैं बताता हूँ आपको, फिर थोड़ा सा कोशिश करना आप। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई ये रिलेशन हमारे पास है कि एफ डेस एक्स टू एफ एक्स से बड़ा है, ठीक है ना। और हमें ये सब एफ एक्स निकालना है, मतलब मुझे एक तो दिखाना है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब पॉजिटिव आएगा, एफ डेस एक्स मुझे पॉजिटिव दिखाना है 0 से इन्फिनिटी में, और एक बार ये दिखाना है कि एफ एक्स इस ई की पावर 2x से बड़ा होगा। तो उसके लिए अब ध्यान से देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद ही कंप्लीटनेस आती है, हालांकि है ना। पहले भी कई बार बताने की कोशिश करते हैं, यहां तक पहुंचने के पहले लिमिट की शीट में भी एक सवाल होता है हमारे, उसमें भी ये काम आता है, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं वहां से। हम दूसरा तरीका बता देते हैं आपको सोल्व करने का, उससे सोल्व कर लो। तो वरना टाइम बर्बाद होता है, हर चीज दोबारा बतानी पड़ती है। नहीं, वहां बताता तो भी दोबारा बताना पड़ता है यहाँ पर। तो उससे कई बार बच के निकल जाते हैं, और कई बार जो है वो बता भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने इसको क्या इंटरचेंज कर लिया, दिस इज एफ डेस एक्स माइनस का 2fx ग्रेटर देन 0। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ए की पावर -2x, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा ना, और उसका मैं कुछ यूज कर पाऊंगा ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस्ट टू पावर -2x। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नहीं आया समझ में,
है ना, वो p बराबर -2 हो गया, -2 dx आ गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब सिंस ये इनइक्वलिटी है और ये हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन विल नॉट चेंज। तो इससे मैंने e की पावर -2x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बनेगा? e की पावर -2x एफ डेस एक्स बनेगा माइनस e की पावर -2x और इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हम जानते हैं इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100% ये किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा। तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर -2x इंटू एफ एक्स। ये ऐसा आ गया ना। अब मैंने इस फंक्शन को मान लिया, लेट दिस इज 5x, 5x, दिस इज 5x। अब अगर ये 5x है तो मुझे क्या पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 0। मतलब मुझे पता है कि 5x एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको सोच के लाना है घर से कि वो दोनों चीजें मैं कैसे दिखाऊंगा, है ना। हमारे पास ये फंक्शन को समझ आया ना, इस फंक्शन को मैंने 5x मान लिया। मेरे पास जो जानकारी है वो 0 से इन्फिनिटी में है ना। मुझे एक तो ये दिखाना है कि 0 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग है, मुझे ये दिखाना है कि एफ ऑफ 0 बराबर 1 है, और हमें दिखाना है कि दिस इज एफ एक्स e की पावर 2x से बड़ा है ना। एफ एक्स e की पावर 2x से बड़ा है इन 0 से इन्फिनिटी। ये भी मुझे 0 से इन्फिनिटी में दिखाना है कि 0 से इन्फिनिटी में एफ एक्स e की पावर 2x से बड़ा है। तो ये फंक्शन आ गया, ये इसको मैंने कोई फंक्शन 5x मान लिया। तो 5x का डेरिवेटिव हमें क्या दिया हुआ है, जो सवाल में जानकारी थी उसको हमने चेंज करके इस फॉर्मेट में लेके आ गए कि 5 का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब 5x एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जो जानकारी दे रखी है वो 0 से इन्फिनिटी में है, तो 0 से इन्फिनिटी में मुझे दिखाना क्या लाना है कि एफ एक्स e की पावर 2x से बड़ा होगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा, है ना। आप कोशिश करके लाएंगे अपने ना, मेन काम तो मैंने कर ही दिया, बाकी फिर कल मिलते हैं अपने ना। होमवर्क लिखते हैं आप जो करके लाना है ना। होमवर्क में एक तो डीपीपी नंबर 9 करना है अपने को ना, डीपीपी नंबर 9। डीपीपी नंबर C9 आएगा ना, तो डीपीपी नंबर C9 करना है ना। इसके बाद हमें वो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 चल रहा है हमारे शायद, है ना। तो 36 तक आ गए शायद हम। तो 36 के बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 हम आ जाते हैं 36 7 से लेकर 45 तक, है ना। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10। बहुत है मेरे हिसाब से ना, 10 और 15 25 आसान है, और डीबीबी आसान है ना। सवाल मतलब 15 है शायद मेरे हिसाब से इसमें C9 के अंदर, लेकिन आसान, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 दिया है ताकि कवरेज ज्यादा हो जाएगी और दिक्कत कम आएगी, टाइम कम लगेगा और सवाल ज्यादा हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2 वगैरह देता तो फिर दिक्कत आती है आपको करने में, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 दिया है, पहले 10 सवाल। तो ये करके लाना है अपने को ना।